गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड में हम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट में देख रहे हैं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत। आज इसी क्रम में हम बात करते हैं कि मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत की जो विरोधी विचारक हैं, वो जो मार्क्स से सहमत नहीं है, उन्होंने अनेक आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी की है। तो यदि हम आलोचनाओं के बिंदु देखें तो आप देखिए कि इससे पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं कि मार्क्स ने जो इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवादी जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत में मार्क्स ये कहता है कि सामाजिक अवस्थाएं बदलती है। क्यों बदलती है? उसके पीछे मार्क्स ने एक कारण दिया था कि इसके पीछे बदलने के पीछे कारण यह है कि पदार्थ जो सृष्टि का मूल तत्व है वह गतिशील है, और पदार्थ की गतिशीलता है, इस कारण समस्त वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील हैं, उनमें गति है। और ये गति उसने मानी है कि अंतर विरोधों के कारण, अंतर जो संघर्ष होते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर या वस्तुओं के अंदर, जो विरोधी तत्व होते हैं उनमें आपस में संघर्ष होता है और एक नई वस्तु का सृजन होता है। इसी सिद्धांत को मार्क्स ने सामाजिक अवस्था पर लागू किया है। वो यह कहता है कि वर्तमान में जो सामाजिक अवस्था चल रही है, चूंकि संसार पूरा भौतिकतावादी है, वह कहता है कि जब आर्थिक तत्वों से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है, और जब ये कहता है कि आर्थिक तत्वों के कारण, भौतिकतावादी उसी सिद्धांत को लागू करते हुए कहता है कि वर्तमान जो सामाजिक अवस्था है इसमें भी आपस में अंतर संघर्ष पूंजीवाद और मजदूरों के बीच में होगा, और एक नई, जैसे वहां बताता है कि नई वस्तु का सृजन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि कोई भी वस्तु है उसमें जो अंतर संघर्ष हैं, उन अंतर संघर्षों के कारण परिवर्तन होता है, और यही इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नई वस्तु का जन्म होता है। तो ये कहता है कि परिवर्तन कैसा हुआ? परिवर्तन परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, दोनों प्रकार का, मात्रात्मक परिवर्तन भी और गुणात्मक परिवर्तन। अंतिम परिवर्तन होता है वो गुणात्मक होता है और क्रांतिकारी होता है, जिसमें वस्तु एकदम से दूसरी वस्तु का रूप धारण कर लेती है। जैसे कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेंगे तो उसके बाद में वो भाप बन जाएगी। तो प्रारंभिक जो परिवर्तन था वो मात्रात्मक था, और उसके बाद में जो परिवर्तन होगा वो गुणात्मक होगा। पानी से किस में कन्वर्ट हो गया? भाप में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से आप देखेंगे जब उसे नीचे की तरफ आप करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आते हैं, तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहता है कि ये एक नई वस्तु जन्म लेती है, और किस कारण से लेती है? ये अंतर संघर्ष, उनमें जो आपस में जो विरोधी तत्व है उनमें संघर्ष होता है, और उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप नई वस्तु जन्म लेती है। और इसी सिद्धांत को वह सामाजिक अवस्था पे लागू करता है, और वो कहता है कि पूंजीवाद को यदि हम आज की अवस्था माने, जिसे वो एक वस्तु या वाद के रूप में स्वीकार करता है, तो इसमें इसके विरोधी पक्ष उत्पन्न होंगे इसकी कमियों के कारण। तो ये कहता है कि वो क्या होंगे? वो सर्वहारा वर्ग होगा, और ये सर्वहारा वर्ग जब क्रांति करेगा तो एक तीसरी अवस्था स्थापित हो जाएगी, जिसे वो समाजवाद का नाम देता है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये कहता है कि पूंजीवाद से समाजवाद की स्थापना होगी। क्यों होगी? क्योंकि सृष्टि में द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद का सिद्धांत लागू है। ये निश्चित ये कह रहा है कि ये अपने आप होगा, ये नियति है, ये परिवर्तन होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि अवस्थाएं गतिशील है, अवस्थाएं परिवर्तनशील है। कोई भी अवस्था है वो स्थायी नहीं रहती है। अपने अंतर विरोधी जो गुण हैं उनके कारण जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं, और ये नई वस्तु जो उत्पन्न होती है, ये कह रहा है कि यही उच्चतर अवस्था में होती है, ये विकास की स्थिति होती है। और यही कारण है कि उसने बताया था कि विकास का मूल आधार ही संघर्ष है। इसलिए वो मजदूरों को कहता है कि संघर्ष होगा, आपके नहीं चाहने से भी संघर्ष इन दोनों के बीच में होगा और समाजवाद आएगा। समझ गए आप इस चीज को? अब आलोचक इसकी किन आधारों पर आलोचनाएं करते हैं वो आज हम देखते हैं। तो आलोचक सबसे पहले तो इस बात की आलोचना करते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व केवल पदार्थ है, ऐसा मार्क्स मानता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि नहीं, सृष्टि का मूल तत्व केवल पदार्थ है, ये उससे सहमत नहीं है। ये एक लंबे समय से बहस चल रही है कि परिवर्तन जो होता है, जो चेतना है, वो मूल कारण होती है।
ठीक है। तो आलोचक जो विरोधी विचारक है वो कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व चेतना या प्रत्यय है। चेतना यदि आपके अंदर है, परिवर्तन कब होगा? जब आप चेतन अवस्था में हैं, जब आप विचार करते हैं, मंथन करते हैं, कोई नई चीज के बारे में सोचते हैं। ये कह रहे कि परिवर्तन के बीजारोपण वहां से शुरू होते हैं, उस चेतना से होते हैं। बिना चेतना के केवल पदार्थ है वो अपने आप परिवर्तित नहीं हो सकता। समझ गए आप इस चीज को? तो ये कहते हैं कि पदार्थ को चेंज करना है या उसमें परिवर्तन आना है, या हो सकता है कि निर्जीव वस्तुओं में ही हो जाए, लेकिन सजीव वस्तुएं, जहां मानव जीवन की बात करें, सामाजिक अवस्थाओं की बात करें, तो आलोचक ये कहते हैं कि चेतना के बिना परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो मार्क्स केवल भौतिकतावाद के संदर्भ में बात करता है, पदार्थ के बात करता है। तो यहां पहली आलोचना इसी आधार पर की जाती है कि सृष्टि का मूल तत्व केवल पदार्थ ही है, जैसा कि मार्क्स कहता है। आलोचक इससे सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि सृष्टि का मूल तत्व चेतना है। अब ये वाद विवाद का विषय है, कुछ लोग पदार्थ को मानते हैं, कुछ चेतना को मानते हैं। यहाँ पे और भी अच्छे से जो दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में और आप डिस्कशन कर पाएंगे। क्लियर है पहली चीज? तो इस आधार पे भी केवल परिवर्तन का आधार पदार्थ, या परिवर्तन का जो मूल, सृष्टि का जो मूल आधार पदार्थ को ही मानना, इस बात से आलोचक सहमत नहीं है। वो सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं चेतना को, कुछ लोग। ठीक है। तो ये एक अंतर विरोध, एक इनमें संघर्ष इनके विचारों में चल रहा है कि कुछ लोग जहां पदार्थ को मानते हैं, वहीं कुछ लोग चेतना को मानते हैं। अगली चीज है कि पदार्थ में भी जो एक परिवर्तन है या जो गति है वो क्यों होती है, इसका मार्क्स कोई कारण नहीं दे पाया है। ठीक है। चेतना में तो हीगल ने तो इसके बारे में काफी बताया है कि कैसे वैचारिक द्वंद्वता चलती है, लेकिन पदार्थ में जो परिवर्तन अपने आप जिसको मार्क्स कहता है, तो पदार्थ में परिवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में मार्क्स कोई, या गति स्वयं ही पैदा क्यों हो जाती है उसके अंदर, भाई गति होती है तभी तो परिवर्तन होता है पदार्थ में, तो ये गति क्यों उत्पन्न होती है, इस पर ज्यादा मार्क्स कहीं बहुत अधिक बात नहीं कर पाया है। तो इस आधार पर भी मार्क्स की आलोचना की जाती है। एक जो मार्क्स की आलोचना की जाती है वो इस आधार पर भी की जाती है कि मार्क्स के इस सिद्धांत में हमें दिखाई देता है कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल भौतिक प्राप्तियां ही है। मार्क्स का ये मानना है, ये कह रहा है कि संसार में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उन सब में केवल भौतिकता या पदार्थों की प्राप्ति, वस्तुओं की प्राप्ति, या भौतिक जो चीजें हैं बाह्य जगत की, वही केवल इस पूरे संसार का सार है, जैसा कि मार्क्स बताता है। लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि मार्क्स ने केवल भौतिकतावाद को संपूर्ण कार्यों का केंद्र बिंदु, संपूर्ण परिवर्तनों का केंद्र बिंदु जो माना है, यह सही नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत से कारक हैं जो परिवर्तन लेके आते हैं, अवस्थाओं में परिवर्तन लेके आते हैं, युगों में परिवर्तन लेके आते हैं, सामाजिक अवस्था में परिवर्तन लेके आते हैं, जिनमें यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय चेतना जैसे एक तत्व है कि लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, राष्ट्र के प्रति जो चेतना है, वो बदलाव का बहुत बड़ा कारण है। बड़े बड़े जो क्रांतियां हुई है, बड़े बड़े आप देखिए कि भारत में यहां से हमने ब्रिटिश शासन को समाप्त किया, तो उस शासन में जो सबसे बड़ा कारण था वो आर्थिक कारण से यदि अधिक हम बात करें तो वहां लोगों की राष्ट्रीय चेतना थी। जब लोगों में राष्ट्र भक्ति का जागरण हुआ, महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से लोगों की जब चेतनाएं जागृत कर दी, राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत कर दिए, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, ये जितने भी आप और ऐसे हम देखते हैं कि हजारों क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त जब इसमें आगे बढ़े तो आप देखिए कि लोगों की राष्ट्रभक्तियां जागृत हुई, और उसी राष्ट्रभक्ति के जागृत होने की स्थिति में यह हुआ कि एक क्रांति हुई, एक परिवर्तन आया। तो यहां हम इसे मार्क्स के अनुसार यदि केवल भौतिकता से जोड़ें तो यह उचित नहीं है। राष्ट्रीय चेतना, इसी तरीके से नैतिकताएं आप देखिए कि नैतिकताओं को लेकर, मर्यादाओं को लेकर बहुत से परिवर्तन होते हैं। यदि केवल केंद्र बिंदु, यदि मनुष्य के जीवन का या सामाजिक अवस्थाओं का केंद्र बिंदु यदि भौतिकतावादी होता तो महाराणा प्रताप, जो आपने, जिनका इतिहास आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको आज हम याद करते हैं तो किस लिए कि भौतिक पदार्थों को उन्होंने कभी अहमियत नहीं दी, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को अहमियत दी।
तो स्वतंत्रता ये मूल्य हो गए व्यक्ति के, तो व्यक्तियों के मूल्य होते हैं वो भी सामाजिक परिवर्तन के बहुत बड़े कारक होते हैं। मार्क्स इनकी कहीं भी बात नहीं करता है। समझ गए आप इस चीज को? तो नैतिकताएं हैं, मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, आपकी राष्ट्रीय चेतना है, इस तरह के कई विषय आप देखेंगे जो सामाजिक अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण बनते हैं। अतः केवल सामाजिक अवस्था के परिवर्तन में एकमात्र कारक या संपूर्ण मानव जीवन है, उसे केवल एकमात्र हम विषय वस्तु से जोड़ दें कि संपूर्ण सृष्टि में केवल भौतिकता ही सत्य है, हर व्यक्ति है वो भौतिकता के कारण ही केवल परिवर्तन लाता है, या भौतिक प्राप्तियां ही व्यक्ति की संतुष्टि का एकमात्र कारण है, केवल भौतिक संतुष्टियों के लिए ही व्यक्ति जीता है, ऐसा आलोचक नहीं मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने मानसिक जो अपने उन्होंने जो मूल्य बना रखे हैं, अपने जो संस्कार बना रखे हैं, वो उनसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं भौतिक संतुष्टियों की अपेक्षा। और बड़े बड़े महापुरुषों के यदि हम उनकी जीवनी को आप पढ़ें, उनके कार्यों को आप देखें, तो उनमें भौतिकता या भौतिक संतुष्टियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। समझ गए आप इस चीज को? डॉक्टर अंबेडकर साहब का जीवन आप देखिए, पूरा जीवन सामाजिक सुधारों के लिए उन्होंने अपना जीवन है वो जिया है। तो भौतिक प्राप्तियां उनके जीवन में कोई मायने नहीं रखती थी, भौतिक प्राप्तियों को उन्होंने कहीं बिल्कुल साइड में कर दिया। सामाजिक उत्थान जो उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना, तो इनके महान कार्यों की वजह से आज हम उन्हें उनको श्रद्धा के साथ याद करते हैं और वो हमेशा हमारे लिए पूजनीय है। क्लियर है चीजें? तो ये सब हम देखते हैं कि किस तरीके से सामाजिक जो परिवर्तन है उसके कितने कारण हैं। ठीक है, कितने लोगों की प्रेरणाएं उनके पीछे काम करती है, कितने लोगों की वैल्यूज उनके पीछे काम करती है सामाजिक परिवर्तन में। इन चीजों की बात कहीं भी मार्क्स नहीं कहता है। मार्क्स केवल एक कारण बताता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, आर्थिक संसाधनों में परिवर्तन आ जाएगा, आर्थिक प्रणाली में जो बदलाव आ जाएगा, पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना हो जाएगी, तो बाकी सारे परिवर्तन अपने आप आ जाएंगे। तो यह भी मानना, अर्थात समस्त परिवर्तनों के पीछे या समस्त कारणों के पीछे या समस्त जो सिद्धांत हैं, समस्त जो क्रियाकलाप हैं, प्रणालियां हैं, उनके पीछे केवल भौतिकता तत्व को ही प्रमुखता देना जो मार्क्स ने दी है, आलोचक इससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम मार्क्स की आलोचना करते हैं कि केवल जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं को अत्यधिक जो उन्होंने बल दिया है इनके ऊपर, यह भी गलत है। ठीक है, आलोचक इससे सहमत नहीं है। ये कहते हैं कि ठीक है, विभिन्न कार्यों के पीछे प्रेरक तत्व के रूप में या संतुष्टि का एक कारण हो सकता है भौतिक पदार्थ भी, लेकिन एकमात्र कारण हम केवल भौतिक पदार्थ को ही माने कि सब कार्यों की संतुष्टि केवल और सभी लोगों की संतुष्टि केवल भौतिक तत्वों की प्राप्ति से ही होती है, तो ऐसा संभव नहीं है। इससे आलोचक है वो सहमत नहीं है। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो अगली आप आलोचना ये इस आधार पर की जाती है कि मार्क्स के सिद्धांत में नैतिकता, मूल्यों और मर्यादाओं को कोई भी स्थान प्रदान नहीं किया है, वो इनकी बात ही नहीं करता। समझ गए आप इस चीज को कि वो केवल भौतिक जगत से ही सब चीजों को जोड़ता है। उसका मानना है कि केवल व्यक्ति आर्थिक हितों को ही प्रमुखता देता है अपने जीवन में, ऐसा वो मानता है। इसलिए उसने अपने सारे सिद्धांतों में क्या दिया है, केवल आर्थिक हितों को ही एकमात्र स्थान प्रदान किया है, जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन में बदलाव में, परिवर्तन में, गति में, विकास में यदि हम बात करें तो नैतिकता, मूल्यों और मर्यादाओं का भी अपना एक स्थान है और इन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आदर्शवादी विचारक हैं या इनकी यदि हम बात करें तो ये राज्य का बहुत बड़ा रोल मानते हैं, वो काफी इसकी बुराई भी करते हैं कि भाई आदर्शवादी विचारक हैं वो राज्य का समर्थन करते हैं। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में विकास में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वही किसकी होती है, वो राज्य की मानते हैं। जबकि मार्क्स है वो इस सिद्धांत में
राज्य को भी बिल्कुल अनदेखा करता है। वो कहता है कि राज्य है उसका व्यक्ति के जीवन में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के पोषण में बहुत बड़ा योगदान है। तो इन चीजों पर हम और भी आगे डिस्कशन करेंगे जब हम मार्क्स के संपूर्ण सिद्धांतों की जब हम आलोचना देखेंगे, या उस समय जब हम मार्क्स के सिद्धांतों का जब महत्व देखेंगे तो उस समय और भी इन चीजों को आप डिटेल से देख पाओगे। अभी अपन बात कर रहे हैं केवल द्वंदात्मक भौतिकतावादी जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की आलोचना के रूप में। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं पर और हम आलोचना करेंगे इनकी, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में।